आज का टॉपिक रखते हैं लोकल स्टोरेज, स्टोरेज पूल एंड देन फाइल सिस्टम क्या होना चाहिए। फाइल सिस्टम की बात करेंगे और पार्टीशन टेबल की बात करेंगे कि पार्टीशन टेबल कौन सा आप यूज करेंगे कि डेटा डेटा स्टोर करने के लिए बेस्ट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करने के लिए बेस्ट रहेगा। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा लोकल स्टोरेज, स्टोरेज पूल, फाइल सिस्टम एंड पार्टीशन टेबल। इस पे हम डिस्कस करेंगे और इस पे जो है डिफरेंस डिफरेंस को एक बार समझेंगे एंड देन स्टोरेज पूल आप कैसे क्रिएट करते हैं, लोकल स्टोरेज में आप कैसे वर्क करते हैं, लोकल स्टोरेज कैसे मैनेज होता है, इस पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपको यहाँ पे अपना सर्वर अगर शो कराएं। ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है और इस पे मुझे क्या करना है कि जितने भी डोमेन यूजर मेरे सर्वर से कनेक्टेड हैं, जितने भी डोमेन यूजर मेरे सर्वर के थ्रू मैनेज हो रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं, उनके लिए हम स्टोरेज कैसे प्रोवाइड करते हैं, उनके स्टोरेज सिस्टम को आप कैसे मैनेज करते हैं। ये हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का मैनेजमेंट कंसोल है। यहाँ पे आकर के आप रोल वगैरह चेक कर सकते हैं कि मेरे सर्वर के अंदर कितने रोल ऐड है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा है फाइल एंड स्टोरेज सर्विस। इसमें आते हैं डिस्क में आप चेक करेंगे तो आपको अभी यहाँ पे जो डिस्क शो करेगा, जितने भी डिस्क आपके कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल होते हैं उन सभी डिस्क की लिस्ट यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे एक डिस्क आपको शो कर रहा है 30 GB का, जो मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। एंड रेस्ट आपको दो हार्ड डिस्क और शो कर रहे हैं जो कि अभी ऑफलाइन मोड पे हैं, मतलब इनके पास ना तो कोई पार्टीशन टेबल है, ना ही कोई फाइल सिस्टम यहाँ पे शो कर रहा है। और स्टेटस में आप चेक करेंगे तो हार्ड डिस्क नंबर 1 एंड हार्ड डिस्क नंबर 2 ये दोनों ऑफलाइन मोड पे शो कर रहा है। तो इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है यहाँ पे disk mgmt.msc। इस कमांड को आप यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ से भी अपने हार्ड डिस्क की स्टेटस, पार्टीशन के स्टेटस और वॉल्यूम की स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से भी आप चेक करेंगे तो डिस्क जीरो मेरा ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में है, बेसिक मोड पे काम कर रहा है, ऑनलाइन है। और डिस्क वन और डिस्क टू इन दोनों में चेक करेंगे, ये दोनों अभी ऑफलाइन मोड पे वर्क कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये मेरे सर्वर से कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है, टूल्स में आएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कंप्यूटर मैनेजमेंट। यहाँ पे आकर के भी अगर आपको चेक करना है तो आप अपने डिस्क के या हार्ड डिस्क के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टीशन, नंबर ऑफ डिस्क आपको शो कर देगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रहा है सेम डिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ से भी आपको चेक करने का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली अगर हम बात करते हैं लोकल स्टोरेज को आप मैनेज कैसे करते हैं, लोकल स्टोरेज वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो हार्ड डिस्क कनेक्ट किया हुआ है। एक हार्ड डिस्क और कनेक्ट करके आपको दिखा दे रहे हैं कि अगर आप वर्चुअली काम कर रहे हैं तो वर्चुअल कंप्यूटर के अंदर आप हार्ड डिस्क कैसे ऐड करते हैं। सिंपली हम यहाँ पे सेटिंग में आते हैं, राइट क्लिक करके सेटिंग में आ गए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा इसका जी कंट्रोलर, और यहाँ से हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करके आप ऐड कर देंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे आपके पास यहाँ पे हार्ड डिस्क की लिस्टिंग शो करना स्टार्ट कर देगा। मेरे पास में VHD1 VHD2 नाम से दो हार्ड डिस्क ऑलरेडी अटैच है। मेरे पास हार्ड डिस्क नंबर थर्ड है, इस पर क्लिक कर दिए एंड देन न्यू। न्यू पे करने के बाद नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रहा है VHD एंड VHDX। अगर आपको 2 TB से कम की हार्ड डिस्क क्रिएट करनी है तो आप VHD सिलेक्ट कर सकते हैं या VHDX दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको बियॉन्ड द 2 TB हार्ड डिस्क ऐड करनी है, मीन्स की हार्ड 2 TB से अधिक की हार्ड डिस्क ऐड करनी है, तो आपको VHDX सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे VHD पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट कर दिए एंड यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है फिक्स साइज, डायनामिक एक्सपेंडिंग एंड डिफरेंसिंग। तो अभी हम साइज रखते हैं फिक्स साइज में, बाकी इन दोनों को डिस्कस करेंगे जब रेट कॉन्फ़िगर करेंगे उस कंडीशन में। ये आप फिक्स साइज कब यूज करते हैं, डायनामिक एक्सपेंडिंग क्या होता है, डिफरेंसिंग क्या होता है।
तो अभी के लिए यहाँ पे हम फिक्स साइज यूज कर लेते हैं। एंड डिस्क का नाम अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर डिफ़ॉल्ट रखना है तो भी कोई इशू नहीं है। किस लोकेशन पे आप हार्ड डिस्क को ऐड करना चाहते हैं या किस कौन से ड्राइव से आप हार्ड डिस्क के स्पेस को प्रोवाइड करना चाहते हैं, यहाँ पे सिंपली हम स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं और लोकेशन प्रोवाइड कर दिए एंड देन सिंपली नेक्स्ट करते हैं। इस आप स्टोरेज अमाउंट प्रोवाइड कर देंगे कि आपके पास में कितना साइज अवेलेबल है, उसमें से आप कितने साइज का हार्ड डिस्क क्रिएट करना चाहते हैं, सिंपली नेक्स्ट कर दिए एंड फिनिश। फिनिश करने के बाद आपकी हार्ड डिस्क जो है यहाँ पे क्रिएटिंग कंडीशन में आ गई। एक बार हार्ड डिस्क क्रिएट हो जाए एंड देन इसको अप्लाई ओके करके आप ऐड कर लेंगे। सो ये जो प्रोसेस होता है, अगर आपको अपने वर्चुअल कंप्यूटर के अंदर कोई हार्ड डिस्क ऐड करनी होती है तो आप यहाँ से उस हार्ड डिस्क को ऐड कर सकते हैं। सो ये मेरा अप्लाई हो गया एंड देन अप्लाई एंड ओके। सो अप्लाई ओके करने के बाद दोबारा से आप अपने मशीन पे आएंगे, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। सो जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे आपको एक और हार्ड डिस्क यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा और उस हार्ड डिस्क का स्टेटस भी आपको ऑफलाइन शो करेगा और पार्टीशन टेबल अननोन शो करेगा। देखिए यहाँ पे ऐड हो गया हार्ड डिस्क नंबर 3, 10 GB की एक और एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क मेरे पास अवेलेबल हो गई। सिंपली यहाँ से चेक कर लिए, डिस्क mgmt.msc में आते हैं और यहाँ से अपने जो भी एक्स्ट्रा कनेक्टेड हार्ड डिस्क हैं उनको हम वर्किंग कंडीशन में ऐड कर लेते हैं। सिंपली राइट क्लिक किए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है ऑनलाइन। ऑनलाइन करने के बाद देन यहाँ पे चेक करेंगे डिस्क 1 अननोन, डिस्क 2 अननोन एंड डिस्क 3 अननोन, ये तीनों हार्ड डिस्क जो है यहाँ पे ऑनलाइन कर लेंगे। सिंपली हार्ड डिस्क नंबर 2 भी मेरा ऑनलाइन हो गया। हार्ड डिस्क नंबर 3 पे आते हैं, ये हार्ड डिस्क भी मेरी ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन करने के बाद देन उसको इनिशियलाइज़ करेंगे। सो इनिशियलाइज़ डिस्क पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे डिस्क 1, डिस्क 2 एंड डिस्क 3 तीनों शो कर रहा है और नीचे आप यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे एमबीआर एंड जीपीटी का ऑप्शन दे रहा है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि एमबीआर और जीपीटी में डिफरेंस क्या होता है। सिंपली मशीन को करते हैं मिनिमाइज और यहाँ पे आएंगे डिफरेंस बिटवीन एमबीआर एंड जीपीटी। एमबीआर वर्सेस जीपीटी में डिफरेंस की बात करेंगे। एमबीआर स्टैंड फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड जीपीटी स्टैंड फॉर गाइड पार्टीशन टेबल। एमबीआर क्या होता है? ओल्डर पार्टीशनिंग स्टाइल, ये पुरानी स्टाइल है जिसमें आप पार्टीशन क्रिएट करते थे। और इसमें अगर सपोर्ट की हम बात करते हैं तो अगर आपकी हार्ड डिस्क एमबीआर मोड पे काम कर रही है उस कंडीशन में सपोर्ट अप टू 4 प्राइमरी पार्टीशन। आप एक हार्ड डिस्क के अंदर मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, या तो 3 प्राइमरी पार्टीशन एंड 1 एक्सटेंडेड पार्टीशन। और एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर 23 लॉजिकल ड्राइव क्रिएट होता है। इट मीन्स कि एमबीआर मोड में एक कंप्यूटर के अंदर मैक्सिमम आप ड्राइव की बात करते हैं तो मैक्सिमम 26 ड्राइव आप क्रिएट करते हैं। हैज़ ए 2 TB लिमिट और इसकी लिमिटेशन दी हुई है। इट मीन्स कि आपके पास अगर 2 TB तक की हार्ड डिस्क है उसमें आप एमबीआर पार्टीशन यूज कर सकते हैं। 2 TB से अधिक की हार्ड डिस्क है उसमें आप एमबीआर पार्टीशन यूज नहीं कर सकते हैं। लेस फ्लेक्सिबल इन हैंडलिंग लार्ज डिस्क और मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर उससे अधिक का डेटा आपके पास है, आपको 2 TB से अधिक का स्टोरेज चाहिए तो वहाँ पे एमबीआर वर्क नहीं करेगा। कंटेन ए बूट लोडर इन द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द डिस्क विच हैव बीन बूटिंग द सिस्टम। बूटिंग के लिए अगर आप हार्ड डिस्क ऐड कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, सो एमबीआर इज द बेस्ट चॉइस। एंड नेक्स्ट बात करते हैं यूज प्राइमरली विथ बायोस फॉर्मवेयर फॉर बूटिंग। बायोस के साथ में काम करता है, ईवीएफआई के साथ में वर्क नहीं करेगा। नॉट आइडियल फॉर मॉडर्न सिस्टम विथ ईवीएफआई फॉर्मवेयर। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ईवीएफआई फॉर्मवेयर है तो वहाँ पे एमबीआर इशू करेगा। नो बिल्ट इन redundancy, इफ द एमबीआर इज करप्टेड द पार्टीशन टेबल में बी लॉस्ट। अगर आपके एमबीआर में कोई इशू आ जाता है तो आपका पार्टीशन टेबल जो है लॉस हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका कंप्लीट डेटा जो आपने उस हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर किया हुआ है कंप्लीटली आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। जीपीटी की बात करते हैं, सो जीपीटी इज द न्यूअर
टेबल, ये न्यू पार्टीशन टेबल है फॉर मॉडर्न पार्टीशनिंग स्कीम। और इसमें अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं, सपोर्ट अप टू 2 टीबी, 2 टीबी से अधिक का पार्टीशन सपोर्ट करता है। अगर इसमें हम बात करते हैं तो 9.4 जेटाबाइट के स्टोरेज को सपोर्ट करेगा। एंड यू कैन क्रिएट मैक्सिमम अप टू 128 पार्टीशन विदाउट नीडिंग एक्सटेंडेड और लॉजिकल पार्टीशनिंग। आपको लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट करने की या एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट 128 पार्टीशन को सपोर्ट करता है। मोर रोबस्ट एंड फ्लेक्सिबल कंपेयर टू एमबीआर। एमबीआर से, सिंपल सी बात है, एमबीआर से ये काफ़ी सूटेबल है अगर आप सर्वर लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर आपको पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनल लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क ऐड नहीं करनी है, उसके लिए सूटेबल ऑप्शन है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हैज़ ए बैकअप कॉपी ऑफ द पार्टीशन टेबल, इसके पास में एक बैकअप अवेलेबल होता है जिसको आप रिकवर कर सकते हैं इजीली। बाई चांस मेरे हार्ड डिस्क में या मेरे ट्रैक सेक्टर में कोई इशू आ जाता है तो उस कंडीशन में आप अपने डेटा को बैकअप करा सकते हैं। और इसमें जो है CRC32 चेकसम यूज होता है जिसका काम होता है टाइम टू टाइम आपके डेटा इंटीग्रेशन को चेक चेक करना कि आपका डेटा जो है प्रॉपर स्टोर हुआ है नहीं हुआ है, कंप्लीट डेटा अवेलेबल है या नहीं है, या कोई इशू है, इसको चेक करेगा। सो ये है बेसिक डिफरेंस एमबीआर और जीपीटी में। तो यहाँ पे अपने सर्वर पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको डिसाइड कर लेना है कि आप एमबीआर में क्रिएट करना चाहते हैं या जीपीटी में। तो अभी के लिए हम एमबीआर यूज कर रहे हैं और इसको कर दिए ओके। ओके करने के बाद आपके हार्ड डिस्क का स्टेटस यहाँ पे चेंज हो गया। डिस्क 1 भी बेसिक शो करने लगा और यहाँ पे ऑनलाइन डिस्क 2 एंड डिस्क 3 तीनों का स्टेटस चेंज हो चुका है, बट यहाँ पे कोई पार्टीशन अभी क्रिएट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करते हैं उस कंडीशन में मैक्सिमम आप कितने प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, देन उसके बाद कितने एक्सटेंडेड क्रिएट होंगे। सिंपली यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है न्यू सिंपल वॉल्यूम, क्लिक कर दिए, नेक्स्ट पे आ गए और इसमें हम 2 GB का पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए, ड्राइव लेटर, एंड यहाँ पे आपको फाइल सिस्टम का ऑप्शन दे रहा है कि आप कौन सा फाइल सिस्टम यूज करना चाहते हैं, FAT32, NTFS और REFS। इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये किस कंडीशन में क्रिएट होगा, सो यहाँ पे आप देखिए फैट फाइल सिस्टम जो होता है ये ओल्डर वर्जन है। बाय डिफॉल्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 3 अलग अलग फाइल सिस्टम यूज होती है, फैट, NTFS एंड REFS। फैट के अंदर में 3 होता है, FAT12, FAT16 एंड FAT32। एंड NTFS जो हो गया क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए न्यूली अवेलेबल है। एंड अगर हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में NTFS के बाद आपको REFS का भी ऑप्शन मिल जाता है, बट REFS क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अवेलेबल नहीं है। सो फैट की अगर हम बात करते हैं, सो फैट में क्या होता है, FAT16 मैक्सिमम फाइल साइज ऑफ 2 GB एंड वॉल्यूम साइज ऑफ 4 GB। आप उसमें एक वॉल्यूम 4 GB तक का क्रिएट कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत अभी नहीं है। अगर मेरे पास में स्टोरेज अमाउंट आता है तो आप 4-4 GB का पार्टीशन या वॉल्यूम नहीं बनाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे अपडेट हुआ FAT32, तो इसमें आप मैक्सिमम विंडोज लिमिट FAT32 वॉल्यूम टू 32 GB, मीन्स ये आप 32 GB तक का एक सिंगल पार्टीशन क्रिएट करेंगे और इसमें वॉल्यूम साइज जो होता है ये मैक्सिमम 8 TB तक यूज होगा। बट विंडोज़ के लिए जो इसमें लिमिट दिया हुआ है 32 GB तक का लिमिट है। फैट इज लिमिटेड बाय स्मॉलर मैक्सिमम साइज विच मेक इट लेस सुटेबल फॉर लार्जर मॉडर्न हार्ड ड्राइव। कि अगर आप मेरे पास में 1 TB 2 TB की हार्ड डिस्क है उस कंडीशन में 32 GB की 32 GB का पार्टीशन अगर हम क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी। और इसमें जो फैट के अंदर सबसे बड़ा इशू है ये फाइल लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है। इट मीन्स कि आप इसमें NTFS फोल्डर परमिशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्क कोटा का ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं होगा।
सो मॉडर्न टाइम में जो भी आपके फाइल सिस्टम के साथ में, जो भी आप पार्टीशन के साथ में डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी यूज करते हैं, आपको फैट के अंदर नहीं मिलेगा। नो सपोर्ट फॉर यूजर परमिशन एंड इंक्रिप्शन, इसमें इंक्रिप्शन या परमिशन सपोर्ट नहीं करता है। जैसे मान लो मुझे कोई किसी फ़ोल्डर को एन्क्रिप्ट करना है, किसी फ़ोल्डर के अंदर कोई परमिशन प्रोवाइड करना है, तो ये आपको सपोर्ट फैट के अंदर नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो इसमें होता है कि ये केवल नेटवर्क लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये लोकल लेवल पे कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी परमिशन प्रोवाइड नहीं करेगा, बट नेटवर्क लेवल पे आप इसको सर्वर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। एनटीएफएस की बात करते हैं, तो एनटीएफएस के अंदर मैक्सिमम जो फाइल साइज है 16 एक्साबाइट तक दिया हुआ है, और इसमें आप 2 टीबी तक के पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं। वॉल्यूम साइज की बात करते हैं, सो कैन थियोरेटिकली हैंडल अप टू 256 टीबी और मोर। तो इतना दिया हुआ है, बट इसमें आप इजीली 2 टीबी का एक सिंगल पार्टीशन क्रिएट कर लेंगे। सपोर्ट फाइल एंड फोल्डर परमिशन, तो इसमें सिक्योरिटी का भी ऑप्शन दे दिया कि आप अगर किसी यूजर के लिए रीड राइट फुल कंट्रोल या ओनली रीड या एग्जीक्यूट का परमिशन देना चाहते हैं, तो इजीली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एनटीएफएस फोल्डर परमिशन को भी सपोर्ट करता है, इंक्रिप्शन को भी सपोर्ट करेगा। यूजर कैन इंक्रिप्ट फाइल एंड फोल्डर यूजिंग इंक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम, ईएफएस के थ्रू इजीली आप किसी भी फोल्डर को, किसी डेटा को, किसी फाइल को इंक्रिप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे फाइल या फोल्डर को कंप्रेस करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। और इसमें अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, तो ये लोकल प्लस नेटवर्क दोनों सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो लोकल प्लस नेटवर्क दोनों सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। बट अगर हम यहाँ पे फैट में बात करते हैं, तो फैट में केवल आपको नेटवर्क की सिक्योरिटी मिलेगी, लोकल सिक्योरिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सिंपली मूव करते हैं अपने सर्वर के अंदर। तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आप फैट क्रिएट करना चाहते हैं, एनटीएफएस क्रिएट करना चाहते हैं, या आरईएफएस क्रिएट करना चाहते हैं। सो अभी हम यहाँ पे एनटीएफएस क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट एंड फिनिश। ऑलरेडी हमने इसको एमबीआर में यूज किया हुआ था। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया प्राइमरी पार्टीशन। एक प्राइमरी पार्टीशन इस हार्ड डिस्क के अंदर क्रिएट हो गया। देन सिंपली मूव करते हैं सेकेंड पार्टीशन के लिए। सो यहाँ पे आप साइज अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए, और यहाँ से आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिनिश कर दिए, तो मेरे पास में सेकंड प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हो गया। सो डिस्क नंबर 1 के अंदर दो प्राइमरी पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अब थर्ड प्राइमरी पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो सिंपली यहाँ से न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक कर दिए, नेक्स्ट स्पेस प्रोवाइड कर दिए। तो 2 जीबी का स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो आपके पास में 3 प्राइमरी पार्टीशन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्टीशन की। सो नेक्स्ट पार्टीशन आप कंप्लीट साइज का बना लीजिए, और यहाँ पे आप चेक कीजिए कि इसको प्राइमरी पार्टीशन बना रहा है या। देखिए, ऑलरेडी इसको क्या कर दिया, एक्सटेंडेड वॉल्यूम में मूव कर दिया। तो आप एक हार्ड डिस्क के अंदर एमबीआर पार्टीशन टेबल अगर यूज कर रहे हैं, तो 3 प्राइमरी पार्टीशन और 1 एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करता है। इस एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर आपको 22 लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। लाइक मुझे अगर यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट करना है, सो सिंपली इसको हम करते हैं डिलीट। एंड डिलीट करने के बाद देखिए 4 जीबी फ्री स्पेस आपको प्रोवाइड कर दिया, और ये आपका एक्सटेंडेड वॉल्यूम है। सिंपली अगर मुझे इसमें लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना है एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर, तो इसके अंदर आप लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। 2 जीबी का मेरे पास में एक और लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो गया। आप इसको चेक कर सकते हैं अगर आप बारी बारी से सभी पार्टीशन को चेक करेंगे। सो पार्टीशन 1 हेल्दी प्राइमरी पार्टीशन, पार्टीशन 2 जो है वो भी प्राइमरी पार्टीशन शो कर रहा है, पार्टीशन 3 भी प्राइमरी पार्टीशन शो कर रहा है, पार्टीशन नंबर 4 लॉजिकल ड्राइव शो कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप एक और क्रिएट करना चाहते हैं, तो इजीली यहाँ से न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। तो मेरे पास में एक और लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो गया। अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है, तो आप और भी 20 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। सो ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ था कि अगर आप एमबीआर यूज कर रहे हैं, सो एमबीआर के कंडीशन में आप मैक्सिमम 4
प्राइमरी पार्टीशन या 3 प्राइमरी पार्टीशन और 1 एक्सटेंडेड पार्टीशन आप क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। तो इसमें दिया हुआ था कि आप मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन या 3 प्राइमरी और 1 एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकली आपको क्रिएट करके दिखा दिए। सिंपली इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, मुझे अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितने भी पार्टीशन ऑलरेडी बने हुए हैं उन पार्टीशन को हम डिलीट कर लेते हैं एंड डिलीट करने के बाद फिर मूव करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे। तो ये था कि लोकली आप अगर आपको अपने हार्ड डिस्क को मैनेज करना है तो आप कैसे इसको मैनेज करते हैं। डिलीट पार्टीशन और मेरे पास में अनलोकेटेड स्पेस यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया। सो अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे लोकल स्टोरेज को आप कैसे मैनेज करते हैं, लोकल स्टोरेज कैसे क्रिएट करते हैं। उसमें क्रिएट करने के लिए MBR पार्टीशन टेबल, GPT पार्टीशन टेबल, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। फाइल सिस्टम पे हम बात कर लिए और पार्टीशन टेबल पे बात कर लिए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं स्टोरेज पूल की तरफ। यहाँ पे आपको फॉर्मेट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो सिंपली इसको कर लेते हैं यहाँ से क्लोज, क्लोज, क्लोज एंड क्लोज। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे स्टोरेज पूल आप कैसे बनाते हैं, स्टोरेज पूल का काम क्या होता है, उस पर हम बात करते हैं। तो सिंपली स्टोरेज पूल पे आ गए और स्टोरेज पूल पे आने के बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको जो अवेलेबल स्टोरेज पूल शो कर रहा है एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के लिए। और यहाँ पे अवेलेबल डिस्क, मतलब अभी मेरे पास में कोई भी स्टोरेज पूल नहीं बना हुआ है। अगर फिजिकल डिस्क की बात करते हैं तो आपको कंप्यूटर के अंदर जो भी हार्ड डिस्क कनेक्टेड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उसको शो नहीं करेगा। जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग फाइल अवेलेबल होती है उसको शो नहीं करता है। अगर माइक ऑफ कर लीजिए आप, तो उसको शो नहीं करेगा। यहाँ पे आपके पास में जो भी एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क होती है उसको यहाँ पे शो करता है। तो मेरे पास में 3 हार्ड डिस्क है यहाँ पे, 10 GB, 10 GB एंड 10 GB। तो यहाँ से मुझे क्या करना है कि स्टोरेज पूल बनाना है। सिंपली टास्क पे आ गए, ये स्टोरेज पूल का विजार्ड है और इसके टास्क पे आते हैं। आपको ऑप्शन दिया यहाँ पे दे रहा है न्यू स्टोरेज पूल, नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे स्टोरेज पूल के नाम से सो सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेते हैं टेस्ट पूल, टेस्ट पूल के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है कि आपके पास में 3 अलग अलग हार्ड डिस्क शो कर रही है, आप इसमें से कितने हार्ड डिस्क को ऐड करना चाहते हैं। सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, तीनों हार्ड डिस्क ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट कर दिए एंड क्रिएट। तो यहाँ पे स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, गैदर इन्फॉर्मेशन कंप्लीटेड, क्रिएट स्टोरेज पूल कंप्लीटेड एंड अपडेट कैच कंप्लीटेड। उसके नीचे आप यहाँ पे शो कर चेक करेंगे तो ऑप्शन शो कर रहा है क्रिएट ए वर्चुअल डिस्क व्हेन दिस विजार्ड क्लोजेस। अगर आप इसको चेक इन कर लेते हैं, जैसे ही विजार्ड आप क्लोज करेंगे ऑटोमेटिक आपको एक न्यू विजार्ड ओपन करेगा वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करने के लिए। सो न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करने का ऑप्शन दे दिया। तो अभी हम बात कर लेते हैं, ये आपको एक बार सिनेरियो बता दिए कि स्टोरेज पूल क्रिएट कैसे होता है। अब एक बार सिनेरियो समझते हैं कि स्टोरेज पूल का काम क्या होता है, स्टोरेज पूल वर्क कैसे करता है। सिंपल यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरे पास में स्टोरेज पूल का टॉपिक है। स्टोरेज पूल होता क्या है, सो स्टोरेज पूल इज द ग्रुप ऑफ हार्ड डिस्क वॉल्यूम। सो ये क्या होता है, ये इट इज ए ग्रुप ऑफ, या इसको आप सिंपल बोल लीजिए, इट इज लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएटेड यूजिंग मल्टीपल हार्ड डिस्क। तो ये क्या होता है कि मल्टीपल फिजिकल हार्ड डिस्क की हेल्प से आपका स्टोरेज पूल क्रिएट होता है। सो मल्टीपल फिजिकल एसडीडी, अभी जो मैंने क्रिएट किया हुआ है मेरे पास में 3 अलग अलग हार्ड डिस्क अटैच हैं। हार्ड डिस्क नंबर 1, हार्ड डिस्क नंबर 2 एंड हार्ड डिस्क नंबर 3। तो मेरे पास में 3 अलग अलग हार्ड डिस्क अटैच हैं और इन हार्ड डिस्क की साइज की
अगर हम बात करते हैं, सो ये मेरा है डिस्क वन 10 GB एंड डिस्क टू 10 GB। इसका भी स्टोरेज साइज जो है वो 10 GB है। एंड डिस्क थ्री जो है इसका भी स्टोरेज अमाउंट मैंने 10 GB रखा हुआ है। सो डिस्क थ्री हो गया और इसमें जो स्टोरेज अमाउंट है 10 GB। अब ये वर्क कैसे करेगा? तो इसको वर्क कराने के लिए तीनों हार्ड डिस्क एक साथ अटैच होंगी और अटैच होने के बाद एक सिंगल वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट होगा। तो ये मेरा स्टोरेज पूल बनेगा। अगर इसको यहाँ पे हम स्टोरेज पूल कर लेते हैं, सो ये मेरा हो गया स्टोरेज पूल। और इस स्टोरेज पूल का साइज जो होगा 30 GB। रीजन कि इस स्टोरेज पूल को बनाने के लिए हार्ड डिस्क नंबर वन, हार्ड डिस्क नंबर टू, ये तीनों हार्ड डिस्क क्या होंगी, एक साथ में मर्ज हो जाएंगी। हार्ड डिस्क नंबर वन टू एंड थ्री, ये तीनों हार्ड डिस्क को हम मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद आपकी एक सिंगल हार्ड डिस्क यहाँ पे एक सिंगल वॉल्यूम क्रिएट होगा, जिसको हम लोग स्टोरेज पूल बोलते हैं। तो स्टोरेज पूल क्या हो गया कि आपके पास में जब मल्टीपल हार्ड डिस्क होती हैं उनको एक साथ में मर्ज करके आप एक कंप्लीट वॉल्यूम क्रिएट करते हैं फॉर डोमेन यूजर, या आपके नेटवर्क के अंदर जो भी यूजर वर्क कर रहे हैं उनके लिए। अब इसका फायदा क्या होता है? सो स्टोरेज पूल का वर्किंग प्रोसेस, अगर वर्किंग प्रोसेस की हम बात करते हैं तो इसमें दो तरह का प्रोसेस यूज करता है। एक हो गया फिक्स्ड और दूसरा होता है थीन। फिक्स्ड वाले में क्या होता है कि आपके पास जितने भी नंबर ऑफ यूजर है, लाइक मेरे पास में 30 GB स्टोरेज है। अगर मेरे पास में 30 अलग अलग डोमेन यूजर मेरे नेटवर्क में काम कर रहे हैं तो उनको ये कैसे प्रोवाइड करेगा? इंट डिवाइड इक्वल अमाउंट। तो ये इक्वल अमाउंट आपके सभी यूजर को प्रोवाइड करेगा, इक्वल अमाउंट टू ऑल यूजर्स। लाइक अगर आपके पास में 30 यूजर यहाँ पे अवेलेबल हैं तो 30 यूजर को इक्वली डिवाइड कर देगा 1 GB 1 GB 1 GB, इस तरह से। अब वहाँ पे इशू क्या होता है कि अगर किसी यूजर को 1 GB से अधिक का स्टोरेज चाहिए तो वहाँ पे उस यूजर के पास में इनफ स्टोरेज नहीं है। 1 GB से अधिक का स्टोरेज ये प्रोवाइड नहीं करेगा जिससे कि अपने डेटा को स्टोर कर पाए। तो उस कंडीशन में उसके पास में ये एक तरह से लिमिटेशन आ जाती है कि वो केवल 1 GB ही स्टोरेज यूज कर सकता है। उसके ऊपर अगर आपको स्टोरेज यूज करना है तो आपके पास में अवेलेबिलिटी नहीं है। थिन वाले में क्या होता है कि थिन इक्वली डिवाइड नहीं करता है। सो डिपेंड ऑन इट डिवाइड डिपेंड ऑन यूज। ये यूज के अकॉर्डिंग यूज पे डिपेंड करेगा कि लाइक मेरे पास में जो नंबर ऑफ यूजर 30 हैं, किसी यूजर को अगर 2 GB चाहिए तो उसको 2 GB स्टोरेज प्रोवाइड कर देगा। किसी को अगर 100 MB चाहिए तो उसको केवल 100 MB प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ पे यूजर जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है कि मुझे इतना ही स्टोरेज यूज करना है, क्योंकि सर्वर क्या करता है कि इनको एक्सपेंडिंग मोड में स्टोरेज प्रोवाइड करता है। इजीली वहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज हो सकता है। और ये पूरा का पूरा डिपेंडेंसी जो होती है ये आपके यूज पे डिपेंड करेगा कि आप कितना स्टोरेज यूज कर रहे हैं, आपके पास में कितना अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फ्लेक्सिबल होता है। सो ये सिनेरियो है स्टोरेज पूल का। स्टोरेज पूल इस तरह से काम करता है। अब आते हैं अपने सर्वर के अंदर। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम स्टोरेज पूल क्रिएट कर चुके हैं और ये विजार्ड मेरा ओपन हो रखा था। सिंपली नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से वर्चुअल हार्ड डिस्क का नेम देते हैं। सो वी डिस्क वन, वर्चुअल डिस्क वन के नाम से क्रिएट करते हैं। सिंपल यहाँ से नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रहा है, सिंपल, मिरर एंड पैरिटी। सिंपल के अंदर क्या होता है कि ये आपको रिडंडेंसी प्रोवाइड नहीं करेगा। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस नॉर्मल मिलेगी और रिडंडेंसी भी प्रोवाइड नहीं करेगा। बट इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप अपने स्टोरेज का मैक्सिमम स्टोरेज यूज कर सकते हैं। लाइक मान लेते हैं कि मेरे पास में डिस्क वन, डिस्क टू और डिस्क थ्री, ये तीनों 10-10 GB है और तीनों को मिला करके मेरे पास जो पूल बना हुआ है 30 GB का।
इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है कि आपके पास जो डिस्क नंबर 1 कनेक्टेड है, इसमें कोई इश्यू आता है और डिस्क नंबर 1 करप्ट हो जाती है, उस कंडीशन में आपने स्टोरेज पूल में जितना भी डेटा रखा हुआ है, आपका कंप्लीट डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कंप्लीट डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रेडंडेंसी की सर्विस अवेलेबल नहीं है, रेडंडेंसी आपको नहीं मिल रहा है। बट आप अपने कंप्लीट 30 जीबी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई आपको बैकअप मिलेगा, ना तो रेडंडेंसी मिलेगी। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, सो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है मिरर। मिरर में क्या होता है कि आपके पास जो भी डेटा स्टोर होता है, उस डेटा की एक शैडो कॉपी क्रिएट हो जाती है, उस डेटा का आपके पास बैकअप क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ए सिंगल डिस्क फेलियर, अगर आपकी एक डिस्क फेल होती है, सो यूज एटलीस्ट 2 डिस्क, कि अगर आपने 2 डिस्क अपने स्टोरेज पूल में यूज किया हुआ है, उस कंडीशन में अगर आपकी एक डिस्क लॉस्ट करप्ट हो जाती है, एक डिस्क अगर आपकी फेल हो जाती है, तो आपका डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होगा। रीजन कि आपके ओरिजिनल डेटा का हमेशा एक बैकअप या शैडो कॉपी बना करके रखता है। अगर 2 डिस्क फेलियर से आपको बचना है, तो उसके लिए यूज एटलीस्ट 5 हार्ड डिस्क। तो आप अपने स्टोरेज पूल में 5 हार्ड डिस्क को अटैच कर सकते हैं। अगर 5 हार्ड डिस्क आप अटैच करते हैं, उस कंडीशन में 2 हार्ड डिस्क भी खराब होती है, तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा। बट इसमें इशू क्या होता है कि आप 50% स्टोरेज ही यूज कर सकते हैं। यूजर जो है केवल 50% स्टोरेज यूज कर सकता है। लाइक कि अगर मिरर के कंडीशन में बात करते हैं कि डिस्क 1 खराब हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपके डेटा का बैकअप डिस्क नंबर 2, डिस्क नंबर 3 दोनों में डिवाइड होकर के स्टोर रहता है। सो आपको अपने डेटा लॉस होने का कोई डर नहीं होता है, आपका डेटा लॉस नहीं होगा अगर आपकी एक हार्ड डिस्क खराब होती है तो। बट अगर इस कंडीशन में 2 हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि इन फ्यूचर अगर 2 हार्ड डिस्क भी खराब हो, उस कंडीशन में मेरा डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, तो आपको कम से कम यहाँ पे 5 हार्ड डिस्क यूज़ करनी पड़ेगी। अगर 5 हार्ड डिस्क को मिला करके आप स्टोरेज पूल बनाते हैं, उस कंडीशन में 2 हार्ड डिस्क अगर खराब होती है, तो भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा। तो मिरर जो होता है, इसमें आपको रिडंडेंसी मिलती है। इट मीन्स कि आपके एक डेटा का बैकअप क्रिएट होता है। तो आप इसमें से केवल 15 जीबी ही यूज कर सकते हैं। अगर आपका स्टोरेज पूल यहाँ पे 30 जीबी का है, तो यूजर केवल 15 जीबी यूज कर सकता है। बाकी रेस्ट जो 15 जीबी होगा, रिडंडेंसी के लिए, या उसको आप बोल सकते हैं बैकअप के लिए यूज होगा। तो इसमें 50% आपका स्टोरेज यूज होता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें पैरिटी की, तो पैरिटी कंडीशन में आप एक एवरेज लेकर के अगर बात करते हैं, तो 66% आपका स्टोरेज यूज होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि मेरे पास में 3 डिस्क अवेलेबल है, तो पैरिटी के कंडीशन में क्या होगा कि आपका अगर स्टोरेज पूल 30 जीबी का है, तो आप 20 जीबी आपका डेटा स्टोर होगा, और 10 जीबी जो होता है, इट मीन्स कि एक हार्ड डिस्क का स्पेस जो होगा, ये पैरिटी के लिए यूज होता है। तो एक हार्ड डिस्क फेल होने के कंडीशन में आपके पास 3 हार्ड डिस्क होनी चाहिए। अगर 3 हार्ड डिस्क को मिला करके आपने स्टोरेज पूल बनाया हुआ है, तो उस कंडीशन में एक हार्ड डिस्क खराब होती है, देन आपका डेटा सेफ रहेगा, आपका डेटा लॉस नहीं होगा। अगर आपको ये लग रहा है कि 2 हार्ड डिस्क खराब हो जाए, उस कंडीशन में भी मेरा डेटा सेफ होना चाहिए, तो उस कंडीशन में एटलीस्ट आपको 7 हार्ड डिस्क यूज करनी होगी। देन अगर 7 हार्ड डिस्क को मिला करके आप स्टोरेज पूल बनाते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी 2 हार्ड डिस्क अगर खराब होती है, तो भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा। तो इसमें आप चेक कीजिए। अगर पैरिटी पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ए सिंगल डिस्क फेलियर यूज एटलीस्ट 3 डिस्क, एंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट 2 डिस्क फेलियर यूज एटलीस्ट 7 डिस्क। तो ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको कौन सा सोल्यूशन चाहिए। आप सिंपल यूज करना चाहते हैं, मिरर यूज करना चाहते हैं, पैरिटी यूज करना चाहते हैं। सिंपल के अंदर आप एक सिंगल हार्ड डिस्क से भी स्टोरेज पूल बना सकते हैं। मिरर के अंदर एटलीस्ट आपके पास 2 हार्ड डिस्क होनी चाहिए। पैरिटी अगर बना रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास 3 हार्ड डिस्क होनी चाहिए। सो अभी यहाँ पे हम मिरर यूज करते हैं। नेक्स्ट कर दिए, और यहाँ पे प्रोविजनिंग टाइप दे रहा है थीन एंड फिक्स। अगर थीन में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे पढ़िए, डेफिनेशन दिया हुआ है, तो वॉल्यूम यूजेज स्पेस फ्रॉम द स्टोरेज पूल एज नीडेड। तो यूजर के पास में उसके नीड के अकॉर्डिंग स्टोरेज मिलेगा, जितना आपके पास में साइज अवेलेबल है, जितने का आपने स्टोरेज पूल बनाया हुआ है। फिक्स में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा, द वॉल्यूम यूजेज स्पेस फ्रॉम द स्टोरेज पूल इक्वल टू द वॉल्यूम साइज। आपके पास जो भी वॉल्यूम साइज है,
और नंबर ऑफ यूजर हैं उनके बीच में उस साइज को क्या करेगा, इक्वली डिवाइड कर देगा, चाहे यूजर का डेटा स्टोर हो या ना हो। तो स्टोरेज पूल के कंडीशन में मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है थीम। नेक्स्ट कर दीजिए, एंड नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे साइज प्रोवाइड कर दीजिए। सो आपके पास में टोटल जो स्टोरेज साइज है 30 GB का है। 30 GB का हम वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट कर दिए एंड क्रिएट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट हो चुकी है। और उसके नीचे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है क्रिएट ए वॉल्यूम व्हेन दिस विजार्ड क्लोजेस। जैसे ही आपका ये विजार्ड क्लोज होगा तो वॉल्यूम बनाने का ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। सिंपली इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है। सो आपके पास में वर्चुअल हार्ड डिस्क कितनी है? वर्चुअल हार्ड डिस्क का स्पेस क्या है? 30 GB का मैंने वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाया हुआ है। नेम वी डिस्क 1 के नाम से है और यहाँ पे डिस्क 4 शो कर रहा है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे कंप्लीट जो मेरे पास मैक्सिमम साइज है उसको यूज कर रहा है। मिनिमम आप 8 MB तक का वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। सो मेरे पास में अवेलेबल कैपेसिटी 30 GB है, तो 30 GB यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट कर दिए। ड्राइव लेटर आपको जो प्रोवाइड करना है, सो यहाँ पे ड्राइव लेटर आप अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अभी इसने बाय डिफॉल्ट ई लेटर ले रखा है, तो इसको नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट एंड क्रिएट, एंड देन इसको करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद अगर आपको इस ड्राइव को शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज शेयर नहीं करना चाहते हैं यूजर के लिए तो आप इसको शेयर, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बट स्टोरेज पूल जो मैंने बनाया हुआ है ये शेयर करने के लिए बनाया हुआ है। सिंपली एक बार हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखिए आपने स्टोरेज पूल को सिलेक्ट किया। यहाँ पे वी डिस्क 1 जो 30 GB का बना हुआ है इसको शो कर दिया। नंबर ऑफ हार्ड डिस्क जो आपके पास में कनेक्टेड है उसको शो कर रहा है। सिंपली शेयर पे आते हैं और शेयर पे आकर के इसको हम क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। टास्क पे क्लिक कर दिए, न्यू शेयर पे आ गए और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है एसएमबी शेयर क्विक, एसएमबी शेयर एडवांस, एसएमबी शेयर एप्लीकेशन, एसएमबी शेयर क्विक, सॉरी एनएफएस शेयर क्विक एंड एनएफएस शेयर एडवांस। एसएमबी शेयर की बात करते हैं तो इसका यूज जो होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हैं, आपके क्लाइंट के पास में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन एसएमबी शेयर क्विक या एसएमबी शेयर एडवांस यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप उसमें किस तरह का फीचर प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर आप बेसिक यूज कर रहे हैं, क्विक यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डिस्कोटा कंप्रेस इंक्रिप्शन का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर एडवांस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक्सेस पॉलिसी प्रोवाइड कर देगा, इनेबल का ऑप्शन, डिस्कोटा का ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। एप्लीकेशन की बात करते हैं, सो एप्लीकेशन जो होता है वर्चुअल कंप्यूटर के लिए होता है, वर्चुअलाइजेशन के लिए होता है, लाइक हाइपर वी। एंड एनएफएस होता है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पास में है तो उसके लिए आप एनएफएस यूज करेंगे। आप चाहे क्विक या एडवांस दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो अभी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एसएमबी शेयर क्विक। नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद शेयर आप किसको करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे दे रहा है सी ड्राइव और एक ऑप्शन दे रहा है ई ड्राइव। सो मैंने जो भी स्टोरेज पूल बनाया हुआ था ई ड्राइव था, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड नेक्स्ट कर दिए। शेयर नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं, सो यहाँ पे सिंपली टेस्ट शेयर के नाम से प्रोवाइड कर सकते हैं। और आपको रिमोट कंप्यूटर से एक्सेस करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। आप टेस्ट शेयर की जगह इस सर्वर का आईपी एड्रेस भी यूज कर सकते हैं। लोकली आपको एक्सेस करना है, सो यहाँ पे लोकली एक्सेस करने के लिए इस पाथ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है एंड देन इसको कर दिए क्रिएट। देन इसको करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद अगर आप इसको एक्सेस करके चेक करें तो आपकी हार्ड डिस्क इजीली एक्सेस हो जाएगी। जो भी डेटा आपको यहाँ पे रखना है आप यहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये शेयर होने के बाद में बाकी नंबर ऑफ यूजर जितने भी हैं उनके लिए अवेलेबल हो चुका है। इसमें जो भी डेटा आप स्टोर करेंगे उस डेटा को यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं।